नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे के बारे में। रेलवे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि 19वीं सदी तक जो है 39,834 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जो है वो तैयार हो चुकी थी। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि भारत में पहली रेलगाड़ी जो है वो 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच चली और 1854 में जो है कलकत्ता से रानीगंज के बीच जो है दूसरी रेलवे लाइन स्थापित की गई। इसके अलावा हमने लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ा था कि जिसके कार्यकाल में जो है भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन का विस्तार हुआ। इसके अलावा हमने आपको पढ़ाया था कि भारत के रेलवे निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था और भारत में रेलवे लाइन लाने वाले अग्रणी व्यक्ति जो थे वो रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंसन थे। ठीक है। इसके अलावा हमने बताया था कि 1902 में रेलवे आयोग का गठन किया गया था और इस रेलवे आयोग का जो ये गठन हुआ था इसमें दो भारतीय थे, एक थे गुरुदास बनर्जी और एक थे सैयद बिलग्रामी। 1908 ईस्वी में रेलवे को जो है स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। 1924 में एक बर्थ समिति के सुरक्षा पर रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक किया गया। 2016 से 17 के बीच जो है रेल बजट को सामान्य बजट में दोबारा से जो है मिला दिया गया। तो ये थोड़ा सा रिकैप था। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेलवे लाइन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य जो था वो बंदरगाहों को देश के आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ना था। ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब यहां से देखेंगे कि देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया, जिनसे देश के एक भाग में निर्मित वस्तुओं को दूसरे भाग में पहुंचाने में सुविधा होती है। रेलवे ने मालभाड़े के बारे में जो नीति अपनाई उससे भी अंग्रेजों की मंशा स्पष्ट थी। अंग्रेजों की मंशा क्या थी कि वो ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना चाहते थे देश में। ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया। जो हमारा देश था उसके विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने पर बहुत कम ध्यान दिया गया। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, पहले इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी कि आपको अगर यहाँ से लखनऊ भी जाना होता या लखनऊ से कानपुर जाना है तो हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छे संसाधन नहीं हुआ करते थे। ठीक है। या दिल्ली से हम कह सकते हैं बरेली जाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, तब भी बहुत ज़्यादा हमारे पास संसाधन नहीं हुआ करते थे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जिनसे देश के एक भाग में निर्मित वस्तुओं को दूसरे भाग में पहुंचाने में सुविधा होती है। भाई कोई वस्तु यहाँ पे निर्माण अच्छी हो रही है, अगर हम उसको दूसरी जगह पे पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे प्रदेश में पहुंचाना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। इन सारी तकलीफों को दूर करने के लिए जो है रेलवे ने माल भाड़े के बारे में जो नीति अपनाई उससे भी अंग्रेजों की मंशा स्पष्ट थी। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या रेलवे को एक हम कह सकते हैं उपयोग में लाया गया। देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे से माल पहुंचाने में ज्यादा भाड़ा लगता था, लेकिन बंदरगाहों से माल को देश के अन्य भागों में पहुंचाने में कम भाड़ा लगता था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेलवे से माल पहुंचाने में बहुत ज्यादा भाड़ा लगता था, लेकिन बंदरगाहों से माल को देश के अन्य भागों में पहुंचाने पर कम भाड़ा लगता था। इसके अलावा आप पढ़ेंगे कि भारत में रेलवे लाइन बिछाने के पीछे अंग्रेजों का एक और प्रमुख उद्देश्य था, भारत पर अंग्रेजों के शासन को मजबूत बनाना। वैसे क्षेत्र जो प्रतिरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे उन्हें सेना को स्थानांतरित करने के लिए आपस में जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर एक अंग्रेजों का मंशा और क्या थी, देखिए कई सारी मंशा इनकी क्लियर हो जाती हैं। एक तो ये अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, दूसरा क्या था कि देश में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहते थे, जिसके लिए ये क्या कर रहे थे, वैसे क्षेत्र जो प्रतिरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मान लो कहीं पे 1857 की तरह क्रांति होती है तो पहले क्या था कि सेना भेजना इतना आसान नहीं था, टाइम लगता था। अब क्या था कि इन्होंने ये भी सोच लिया कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ होता है तो उस ऐसी चीजों को कैसे जल्दी दबाया जा सके, तो इसके लिए भी इन्होंने प्रयास किया। बाद में विशेषकर प्रथम महायुद्ध के दौरान जब भारतीय उद्योगों का कुछ विकास हुआ तब रेलवे की नीति में परिवर्तन करने की मांग की गई। इसके अलावा कहा गया कि भारतीयों ने मांग की कि रेलवे को विदेशी
हितों की बजाय भारत की आर्थिक आवश्यकताओं का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। रेलवे भारी लाभ कमा रही थी तथा उस लाभ का एक बड़ा भाग देश के बाहर जा रहा था। जो रेलवे थी वो बहुत ज्यादा पैसा कमा रही थी। अब देखिए, जैसे बंदरगाहों से जब माल आता था तो कम पैसा लगता था, रेलवे से आता था तो ज्यादा पैसा लगता था। ज्यादा पैसा जरूर लगता था, लेकिन वो पैसा किसको जाता था? अंग्रेजों को ही जाता था, और वो पैसा बाद में ब्रिटेन जाता था। तो भारतीयों ने मांग की कि रेलवे को विदेशी हितों की बजाय भारत की आर्थिक आवश्यकताओं का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। रेलवे भारी लाभ कमा रही थी तथा उस लाभ का एक बड़ा भाग देश के बाहर जा रहा था। ये नोट क्या दिया गया, ये देखिए जरा। रेलवे पर मुख्यतः सरकार का स्वामित्व था, परंतु उनका प्रबंध ब्रिटिश कंपनियों के हाथों में था। उस स्थिति में 1947 ईस्वी तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि उस समय तक देश में करीब 70,000 मील लंबी रेलवे लाइन बन चुकी थी। ठीक है, 1947 तक भारत में कितनी 70,000 मील लंबी रेलवे लाइन बन चुकी थी तथा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे संजाल भारत में ही था। ठीक है, तो अंदाजा लगा लो कि सबसे बड़ा रेलवे हम कह सकते हैं जो बिछ चुका था वो भारत में ही था। रेलवे का भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर बड़ा गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। लोगों और वस्तुओं का आवागमन तीव्रगामी, सत्ता और सुरक्षित हो गया। देश के भीतरी भागों में उत्पादित चीजें बाहरी बाजारों में पहुंचने लगी। रेल मार्गों के कारण अकाल के खतरे को दूर करना संभव हुआ, क्योंकि जहां सूखा पड़ा हो वहां रेल मार्ग के जरिए अनाज पहुंचाना आसान हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? लोगों और वस्तुओं का आवागमन तीव्रगामी हो गया। ठीक है, सस्ता और सुरक्षित हो गया। जब रेलवे आई तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते थे, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता था, सस्ता भी था और सुरक्षित भी था। देश के भीतरी भागों में उत्पादित चीजें बाहरी बाजारों में पहुंचने लगी। जो देश में चीजें उत्पादित हो रही थी उनको जो है अब बाहर दूसरे प्रदेशों में भेजा जाने लगा, दूसरे शहरों में भेजा जाने लगा। रेलवे के कारण अकाल के खतरे को दूर करना संभव हुआ। अब अगर कहीं पे कोई भी आपदा होती थी तो रेलवे के द्वारा उसको दूर किया जा सकता था। जहां सूखा पड़ा हो वहां रेलमार्ग के जरिए अनाज पहुंचाना आसान हो गया। मान लो किसी इलाके में सूखा पड़ गया या कोई भी दुर्घटना हो गई तो रेलवे के जरिए वहां तक फैसिलिटीज पहुंचाना जो है अब आसान हो गया था। रेलवे ने उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि जहां कारखाने स्थापित किए गए थे वहां बड़ी मात्रा में कोयला और कच्चा माल पहुंचाना संभव हुआ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? रेलवे ने उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया क्योंकि जहां कारखाने स्थापित किए गए थे वहां बड़ी मात्रा में कोयला और कच्चा माल पहुंचाना संभव हुआ। ठीक है, जहां जहां कारखाने थे, अब अगर वहां कोयला चाहिए होता था या कच्चा माल चाहिए होता था तो रेलवे के जरिए जो है आसानी से पहुंचाया जा सकता था। रेलवे ने देश के विभिन्न भागों में वस्तुओं की कीमतों को लगभग संतुलित करने में योगदान दिया। जो वस्तुएं थीं उनकी कीमत को संतुलित करने में योगदान दिया। जैसे आज की डेट में देखें तो जिनके पास फ्री टाइम रहता है, अगर वो या भारी मात्रा बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से दिल्ली जा सकते, लखनऊ जा सकते और वो चीज़ खरीद सकते हैं। पहले जहाँ वस्तुओं का उत्पादन होता था वहाँ उनकी भरमार होती थी और कीमतें भी कम होती थी, परंतु अन्य स्थानों पर जहां उनकी कमी होती थी वहां उनकी कीमतें ज़्यादा होती थी। लेकिन अब रेलवे आ गया था तो वहां भी वो चीज़ें भेज दी जाती थी और कहीं भी कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। अब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना आसान हो गया, इसलिए कीमतों में पहले से कम अंतर रहने लगे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह वस्तुएं आसानी से पहुंच जाती थी तो अब कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती थी। रेलवे के निर्माण के समय में एक नए वर्ग का उदय हुआ। ये वे अकुशल श्रमिक थे जिनको रेल मार्गों के निर्माण में उनके रखरखाव का काम दिया गया था। इस प्रकार समाज में एक ऐसे समुदाय का उदय हुआ जो अपनी आजीविका के लिए भूमि या दस्तकारी पर आश्रित नहीं था। इस नए समुदाय के लोग मूलतः गरीब किसान या भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे। देखिए, पहले भारत में क्या होता था कि सारे के सारे लोग जो थे वो किसान ही थे या किसी चीज़ का उत्पादन करते थे। जब रेलवे आई तो उसकी सुरक्षा के लिए
इंजन की सफाई के लिए, ट्रेन को धुलने के लिए, पटरियों की देखरेख करने के लिए, बैरियर्स लगे होते तो उनको उठाने के लिए, रेलवे मास्टर्स के लिए, ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर चाहिए होता था। तो इससे क्या हुआ कि देश में एक रोजगार भी क्रिएट हुआ। अब एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो लोग क्या थे कि मजदूर थे या किसान थे। अब उन्हें टोटली और कंप्लीटली खेती पर आश्रित नहीं रहना होता था। इसके अलावा इंग्लैंड में रेलवे के आरंभ के कुछ वर्ष बाद भारत में रेलवे की शुरुआत हो गई थी। रेलों के लिए बड़े पैमाने पर लोहे एवं कोयले का इस्तेमाल होता था तथा उनमें एक आधुनिक मशीन भाप के इंजन का प्रयोग होता था। रेलवे की स्थापना के साथ भारत में आधुनिक उद्योगों, लोहे, इस्पात उद्योग और रेल लाइन बनाने वाले कारखानों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रेलवे की स्थापना का उद्देश्य भारत का औद्योगिक विकास करना नहीं बल्कि भारत का और अधिक आर्थिक शोषण करना था। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा, अंग्रेजों ने मान लो ये रेलवे की शुरुआत की थी, तो इसका शुरुआत करने का उद्देश्य उनका बिल्कुल ये नहीं था कि वो देश में डेवलपमेंट चाहते, बल्कि वो और ज़्यादा शोषण करना चाहते थे। अभी तक जिन जगहों पर वो नहीं पहुंच सकते थे वहां भी आसानी से पहुंच रहे थे। तो यहाँ जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि जैसे इंग्लैंड में रेलवे का आरंभ हुआ उसके जस्ट बाद भारत में इसकी शुरुआत हो गई। रेलों के लिए बड़े पैमाने पर लोहे एवं कोयले का इस्तेमाल होता था, उसमें एक आधुनिक मशीन भाप के इंजन का प्रयोग होता था। रेलवे की स्थापना के साथ भारत में आधुनिक उद्योगों, लोहे, इस्पात और रेल इंजन बनाने वाले कारखानों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। देखिए ये सारी चीजों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, ठीक है। आधुनिक उद्योग शुरू हो जाने चाहिए, लोहे, इस्पात उद्योग और रेल इंजन बनाने वाले कारखानों की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। वो सब इंपोर्ट होके ब्रिटेन से ही आता था, क्योंकि वो भारत को डेवलप नहीं करना चाहते थे, वो इसका और ज्यादा शोषण करना चाहते थे। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, रेल इंजन इंग्लैंड से आयात किए जाते थे, ठीक है। रेल इंजन जो आते थे वो इंग्लैंड से आते थे। भारत में लोहे और इस्पात उद्योग का प्रोत्साहन नहीं दिया गया। कोयला खनन को विकसित किया गया, परंतु इसका मुनाफा भारत की कोयला खानों के अंग्रेज मालिकों को मिलता था। रेलों की मरम्मत के लिए भारत में कुछ कारखाने स्थापित किए गए थे, ठीक है। भारत में कुछ कारखाने थे जो कि केवल रिपेयरिंग के लिए थे, ठीक है, रेलों की मरम्मत करते थे। रेल मार्गों के विस्तार के साथ साथ नई सड़कों का निर्माण हुआ। सड़कों ने गांवों के अलगाव को खत्म कर दिया। इसके कारण गांवों में पैदा की जाने वाली फसलों को बाहर के बाजारों में बेचना आसान हो गया। साथ ही बाहर तैयार हुई वस्तुओं को अब गांवों में बेचना संभव हो गया। तो ये नॉर्मल सी चीज है कि अब जब रेलवे का निर्माण हुआ तो सड़कें भी बनने लगी। एक गांव जो है दूसरे गांव से कनेक्ट हो गया, गांव फिर शहर से कनेक्ट हो गए, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से कनेक्ट होने लगा। तो यहाँ पे होना क्या शुरू हो गया कि अब जो है जो गांवों में फसलें होती थी वो जो है गांव के आसपास न बेचकर अब वो बाहर भी बेची जाने लगी। परिवहन के साधनों में किए गए ये सभी सुधार अंग्रेजों के हितों को बढ़ाने के लिए थे, परंतु इनसे देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे के निकट लाने में मदद मिली। परिवहन के साधनों में किए गए ये सभी सुधार जो थे ये अंग्रेजों के हितों को बढ़ाने के लिए थे, ठीक है, परंतु इनसे देश के विभिन्न भागों में एक दूसरे के निकट लाने में मदद मिली। मान लो एक गांव दूसरे गांव से कनेक्ट होने लगा, तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई जो जिनसे जो है हम कह सकते हैं भारत को भी लाभ हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में आधुनिक उद्योग, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे भारत धन का बहिर्गमन, धन निष्कासन का सिद्धांत, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद आएगा धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय जागृति।